दो बहनें चंद्रिका और हरिता के माता पिता मर जाने पर जिंदगी बिताने के लिए ज्वेलरी शॉप में काम करने लगे। सुबह शॉप खोलने के बाद वो शॉप का ओनर बाहर चला जाता है। वापस शाम को आकर पैसों का हिसाब पूछ के जल्दी से पैसे लेके शॉप बंद करके चले जाता है। लेकिन बहुत दिनों से दोनों बहनों को तनख्वाह नहीं देता। एक दिन शॉप में काम करते समय बहन हरिता को बहुत गुस्सा आके दीदी से ऐसे कहने लगी, दीदी आज कैसे भी हमारे ओनर से पैसे पूछेंगे, शायद उसे याद भी नहीं रहेगी कि कितने महीनों से वो हमें तनख्वाह नहीं दे रहा है। जरूरत हमारी है ना, तो हम कैसे भूल जाएंगे। झगड़ा क्यों करना बहन, हम काम कर रहे हैं ना, उससे पैसे धीरे से पूछ के लेंगे। उससे झगड़ा करके हमारे काम को खराब क्यों करना बहन। नहीं दीदी, ये ओनर थोड़ा ओवर कर रहा है। मुझे चांस मिलने से कोई ना कोई गहना उठा के ले जाकर बेच दूंगी दीदी। गलत बहन, ऐसी सोच भी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार दोनों बहनें उनके मेहनत के पैसे लेने के लिए 100 बार ओनर से पूछना पड़ रहा है। बार बार पूछने के बाद भी ओनर तनख्वाह नहीं देता। एक बार वो ऐसे कहने लगा, ठीक है, अभी तुम्हें कितना चाहिए। कितना क्या सेठ, हमारा पूरा तनख्वाह दे दो, हमारी जरूरत से तुम्हें क्या लेना देना। ऐसे गुस्से से कहती है। तब चंद्रिका हरिता को रोककर, बहन रुक जा, देखो सेठ, हमें 30,000 रुपए का कर्जा चुकाना है। वो नहीं चुकाने से बहुत झगड़े हो जाएंगे, इसीलिए हमारे पैसे दे दो सेठ। ठीक है, पूरा मतलब अभी मुश्किल है, लेकिन 30,000 रुपए का तो मैं इंतजाम कर दूंगा, बाकी पैसों का बाद में देखेंगे। ऐसे शायद वो दया का भीख दे रहा है जैसे उनके पैसे 30,000 रुपए दे के भेज देता है। वो जानबूझकर उन बहनों के तनख्वाह के पैसे रख लेता है। इस प्रकार थोड़ा समय बीतने के बाद एक बार दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है। ओनर पैसे नहीं देने पर उससे झगड़ा करने लगे। तब वो ओनर ने दोनों बहनों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर चोरी हुए गहनों के पैसे तनख्वाह के पैसों के बराबर हो गए कह के उन्हें काम से भेज देता है। दोनों बहनों को काम से निकाल देने पर दूसरे काम को ढूंढते हुए एक जंगल के रास्ते से पास गांव को जाने लगे। जंगल के बीच में आने के बाद उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, बच्चियां, मैं तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा, इधर आओ। ऐसे आवाज सुनाई देने पर दोनों बहनों ने, बहन वो आवाज सुनी क्या। हाँ दीदी, शायद हमें कोई बुला रहा है। बाप रे, मुझे डर लग रहा है बहन, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। अरे कुछ नहीं होगा दीदी, चलो वो आवाज किधर से आ रही है देखते हैं। ऐसे दीदी को हिम्मत दिलाकर ले जाने पर वहाँ एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। दोनों उसके अंदर जाने के बाद वहाँ एक जलती हुई दिया नजर आती है। उसे देखकर चंद्रिका ऐसे कहने लगी, बहन शायद ये कोई गुफा है, यहाँ तो बहुत शांत है ना, ऊपर से यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, शायद उसी के वजह से यहीं रहने का मन लग रहा है। बहन, हे भगवान, हमारी मुश्किलें दूर करो स्वामी। गहने चुराने की निंदा हम पर पड़ गई, अभी हमें जीने का रास्ता भी नहीं है, इसीलिए हमारे ऊपर हीरों की बारिश बरसाकर हमारी सारी परेशानियां दूर करो स्वामी। ऐसे अनजाने में चंद्रिका के मुंह से वो बात निकलने पर दोनों बहनें एक दूसरे को देखते हैं। तब वो माया गुफा चंद्रिका अनजाने में मांगी इच्छा उनको जरूरत रहने पर अचानक से हीरों की बारिश बरसाना शुरू करती है। उस हीरों की बारिश से दिया जल रही गुफा पूरा हीरों से चमकने लगी। वो सब देखकर दोनों बहनों को वहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। दीदी, ये सब क्या है? सच में हीरों की बारिश होने लगी? पता नहीं बहन, अनजाने में मेरे मुंह से वो बात निकल गई और अभी सच में हीरों की बारिश होने लगी। लगता है ये कोई माया गुफा है। देखो देखो, कितने सारे हीरों की बारिश हो रही है। इन सभी हीरो से हम अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं बहन। ऐसे चंद्रिका कहने पर हीरों की बारिश रुक जाती है। तब बहन, शायद भगवान को हम पर दया आ गई, इसीलिए हम इधर आ सके। चलो, ये सभी हीरे हम इकट्ठा करके अपने साथ ले जाएंगे। हमारे सारे कर्जे चुकाकर कोई ना कोई व्यापार करके जिएंगे। ठीक है दीदी।
उसके बाद दोनों बहनें हीरे इकट्ठा करके वहीं थैली मिलने पर उसमें भर के चले जाते हैं। इस प्रकार उन दोनों बहनों को उस माया गुप्त गुफा में हुई हीरों की बारिश के कारण उनके सारे परेशानियां दूर हो जाते हैं। रेपल्ले नाम के गांव में ऑटो ड्राइवर वेंकन्ना रहता है। उसको चंद्रिका और हरिता नाम के दो सुंदर लड़कियां हैं। वेंकन्ना दिन रात ऑटो चला के उसके बेटियों को बहुत पढ़ाता है। उनकी पढ़ाई के लिए वेंकटापुर नाम के गांव में रहे धर्मेंद्र नाम का जमींदार के पास बहुत पैसे कर्जे में लेता है। एक दिन जमींदार धर्मेंद्र के घर वेंकन्ना जाकर ऐसे कहने लगा, धर्मेंद्र साहब, अगर आप उस दिन मेरी सहायता नहीं करते तो मेरी दोनों बेटियों को ऊंचे पढ़ाइयाँ नहीं पढ़ा पाता। ये लीजिए इस महीने का इंटरेस्ट। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, व्यापार किया है वेंकन्ना। इतनी आधी रात इंटरेस्ट के पैसे लाके देने की क्या जरूरत है? पैसे देने के लिए कल सुबह आ जाते ना वेंकन्ना। साहब, आपके गांव में रहे पैसेंजर्स को छोड़ने आया हूँ। जाते जाते रास्ते में आ गया साहब। उसकी बातें सुन के धर्मेंद्र ठीक है कह के पुस्तक में हिसाब लिख के वेंकन्ना से ऐसे कहने लगा, देखो वेंकन्ना, और 8 महीने तुम ऐसे पैसे भरने से तेरे घर के कागजात मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना? ओह, और 8 महीने मेहनत करने से काफी है ना? अब मैं चलता हूँ धर्मेंद्र साहब। ऐसे कह के वेंकटापुरम से रेपल्ले को रात के समय ऑटो में आते समय बहुत जोर से आ रही रेती की लॉरी ऑटो को लगने पर वेंकन्ना वहीं की वहीं मर जाता है। थोड़े महीने बीतने के बाद वेंकन्ना के घर में उसके फोटो के पास दुखी हो रहे चंद्रिका और हरिता से धर्मेंद्र ऐसे कहने लगा, देखो बेटी, ऐसी परिस्थिति में तुमसे ये कहना ठीक नहीं है, पर तुम्हें इस घर को खाली करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों के पढ़ाई के लिए मुझसे पैसे कर्जे में लिया है। अगर तुम हर महीने इंटरेस्ट दे देते तो मैं तुम्हें खाली नहीं कराता। अभी तक 3 महीने हो गए हैं, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। तब चंद्रिका धर्मेंद्र से, हम दोनों को पढ़ाने के लिए हमारे पापा को आप पैसे देकर बहुत मदद किए। अभी मैं आपसे एक और मदद मांगना चाहती हूँ, क्या आप करोगे जमींदार जी? क्या है वो चंद्रिका बेटी? और कुछ नहीं जमींदार जी, आपको शहर में बहुत सारे घर हैं ना, उन्हें किराए पर देते हो ना। अगर आपको हम पर भरोसा है तो मैं और मेरी बहन शहर में रही आपके घर में किराए पर रह के कोई ना कोई काम करके आपका कर्जा चुका देंगे। उसकी बातों पर धर्मेंद्र को थोड़ा तरस आके चंद्रिका से ऐसे कहने लगा, देखो चंद्रिका बेटी, बहुत सारे लोग तेरे पापा के जैसे मेरे पास उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे कर्जे में लिए, पर उनके बच्चे मेरे पैसे अभी तक वापस नहीं चुकाए। पर तुम जैसे जिम्मेदार बेटियां एक और मौका पूछ रहे हो। ये लो शहर में रही मेरे घर की चाबी। ऐसे कह के धर्मेंद्र शहर में रही उसके घर की चाबी देने पर अगले दिन दोनों बहनें घर खाली करके शहर को चले जाते हैं। शहर में दीदी चंद्रिका उसकी दोस्त की मदद से बहन हरिता को एक अच्छी नौकरी दिलाती है, पर चंद्रिका घर में काम करके कोई ना कोई व्यापार करने का निर्णय करती है। तब घर पर सब्जियां बेचने का व्यापार रखने को उसकी बहन हरिता चंद्रिका से कह के सलाह देती है। वो व्यापार शुरू करने के लिए पैसे कैसे लाना है करके उसके घर के ऊपर छत पर घूम के सोचते समय चंद्रिका को इससे पहले किराए पर रह के गए घर वाले छोड़े फ्लावर पॉट्स दिखाई देते हैं। उन्हें देख के चंद्रिका को छत पर सब्जियां उगाने का आइडिया आता है। तब तुरंत यह विषय उनके घर का ओनर जमींदार से पूछ के काम शुरू करती है। चंद्रिका उसके गांव रेपल्ले से मिट्टी मंगाकर रसोई के कचरे से खाद बनाकर छत पर खाली रहे पॉट्स का उपयोग करके टमाटर, बैंगन, अदरक, धनिया जैसे सब्जियां उगाना शुरू करती है। ऐसे सब्जियां और फल उगाकर जैविक रूप से उगाए कह के शहर में रहे लोगों को प्रचार करके उसके घर के सामने एक दुकान खोलकर बेचने लगी। तब तक रासायनिक खाद्य से उगाई गई सब्जियां खाने की आदत से शहरी लोगों को
चंद्रिका के उगाए जैविक सब्जियां कुछ अजीब लगने पर शहरी लोग उन्हें खाना शुरू करते हैं। चंद्रिका पहले पहले उसके व्यापार में बाजार में मिले सब्जियों के दाम से कम दाम में सब्जियां बेचने पर बहुत सारे लोग चंद्रिका के पास खरीदने आने लगे। चंद्रिका का व्यापार बढ़ने पर हरिता भी दीदी की सहायता करने लगी। चंद्रिका थोड़े दिन शहरी लोगों को और भी आकर्षण करने के लिए अगर किसी के घर में खाली रहे बड़े बड़े प्लास्टिक शीशे और डिब्बे लाके देने से उनको सब्जियों के बिल में 20% ऑफर देने का प्रचार करने लगी। इस प्रकार चंद्रिका और हरिता कम पैसों में उस प्लास्टिक डिब्बों में मिट्टी और जैविक खाद्य डालकर सब्जियां उगा के कम समय में बहुत पैसे कमाते हैं। उनके कमाए पैसों को जमींदार धर्मेंद्र को देकर उनके पिता का कर्जा चुकाकर उनके घर के कागजात पिता के फोटो के सामने रख के प्रणाम करते हैं चंद्रिका और हरिता। उनकी लाभार्थी बेटियों को फोटो में से आशीर्वाद देता है ऑटो ड्राइवर वेंकन्ना।